गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बोर्स मॉडल का सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी जो डिस्कशन है वो है एनर्जी को लेके, कि एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है वो कितनी एनर्जी रखता है अपने पास। तो एक इलेक्ट्रॉन देखो दो तरीके की एनर्जी होगी इसके पास। एक तो मोशन है इसमें, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और साथ में क्या होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी इस सिस्टम के फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से एक एनर्जी यहाँ पे भी स्टोर हो जाएगी। तो ये दोनों ही एनर्जी अगर हम ऐड कर दें, कौन सी, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी हमें इस इलेक्ट्रॉन की मिल जाएगी। समझ में आई बात। तो यही सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करने हम चल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जनरेट होता है के, और इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं था हमारा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स होता है, वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी इज इट्स वेलोसिटी। क्लियर है बात। और दूसरा, ये पहली एनर्जी हो गई कौन सी आपकी, ये एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी हो गई। दूसरी जो एनर्जी है इसमें वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू डाइपोल फॉर्मेशन, एक प्लस जेडी और दूसरा ई, ये दोनों सिस्टम जो बनाए हैं, इन दो चीज़ों से मिलकर एक सिस्टम बनेगा और उस सिस्टम में कुछ एनर्जी स्टोर होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये जो डाइपोल बनाएंगे ये दोनों मिल के, ठीक है, वो वही एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एंड डिवाइड बाई आर। समझ में आई बात। आर होगा नीचे, फोर्स होता है ये चीज़, तो यहाँ नीचे आर स्क्वायर होता है और कोई चेंज नहीं होता। अगर ये फोर्स होता तो यहाँ आर स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ही क्या होता है आपका, एनर्जी होता है या वर्क डन होता है, आप जानते ही हो। तो ये कार कम हो जाएगा यहाँ पे, और ये रहा, आप याद रख लेना इस चीज़ को। Q1 की वैल्यू जेडी रख दिया गया और Q2 की वैल्यू क्या रख दिया गया, ई रख दिया गया यहाँ पे। बस हो गया, ये रहा आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक आर मिला हमें, तो हम चाहें क्या कि आर जो है वैल्यू जो पीछे हमने कैलकुलेट किया है बोर्स मॉडल में रेडियस के लिए, nth बोर रेडियस जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, उसका जो वेरिएबल डेरिवेशन था उसको यहाँ पे क्या कर दो, आप पुट कर दो लाके। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल जाएगी किस फॉर्म में, सिर्फ कांस्टेंट के टर्म्स में, और किस में, जेड और एन के टर्म्स में। एन जो सेल था आपका और जेड क्या था, एटॉमिक नंबर। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, आर की वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, ये होगी बात। ऐसी काइनेटिक एनर्जी का अगर हमें कैलकुलेशन करना हो, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो, तो हम जानते हैं कि ये चीज़ हमारे पास पहले से है, वो है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इसको आप एनर्जी बनाने के बजाय फोर्स लेके ही चलो डील कर लो, फोर्स को इक्वल कर दो। तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, उसके बराबर हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ से आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं तो वी रखते फिर स्क्वायर करते तमाम प्रॉब्लम आती। तो यहाँ से आप देखो, तो एक आर, ये कैपिटल और स्मॉल मैंने लिख दिया हूँ गलती से, ये सब आप किसी एक में लिखना क्योंकि ये सेम चीज़ें हैं। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। आर जो है आपका ये कट जाएगा यहाँ से, उसके बाद यहाँ से बचेगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे देखो ये आ गया जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई साइन नॉट आर। फिर से यहाँ पे हमें क्या मिला, एक वेरिएबल मिला, यहाँ पे आर देखो फिर से आ गया। तो ये हम काइनेटिक एनर्जी में भी आर पा रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या था, आपका आर आया था। तो बस कुछ नहीं करना है, पीछे जो हम लोगों ने डेराइव किया है वहाँ से आर की वैल्यू को उठाना है और यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है हालांकि। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें क्या, एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। इसे हम क्या बनाएंगे, हाफ बना लेंगे, तो यहाँ हाफ कर लो, तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हमारा क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई बात। बस यहाँ हाफ मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो हमने देखा कि जो भी ये टोटल एनर्जी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एनर्जी उसकी दोनों को ऐड करने पे मिलेगा हमें। और उनको कैलकुलेट कैसे किया गया, कैलकुलेट करने के लिए दोनों को जब पुट किया गया तो वो एक वेरिएबल दिखा रहा है किसमें, आर में, और आर हम जानते हैं बोर्स रेडियस है। ठीक है, उसे आप पीछे से लाके उसका जो डेरिवेशन की वैल्यू है उसे पुट कर दो और आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, ये वाला आर की वैल्यू है जो पीछे आप लोग डिराइव किए हो। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, यहाँ पे आर की वैल्यू नीचे जो था आर उसको पुट कर दिया गया। इसको और सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे कुछ, और कुछ इस तरह से बचेगा आपका जेड स्क्वायर की पावर 4 पाई एम के। ठीक है, अब यहाँ पे के क्या था, के हमने मान लिया था 1/4 पाई एफ साइलन नॉट, तो वो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो अगर हम वो वैल्यू भी पुट कर दो तो क्या आएगा, देखो तो आया एम वी स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू कटेगा। फाइनली जो वैल्यू आएगा वो आएगा एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइड बाई 8 साई नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो एम
ये आपका m क्या है, मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कांस्टेंट है हमारा। z क्या है, z इज एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर ये वेरिएबल है क्योंकि कई एटम ऐसे हैं जिसके लिए हम बोर मॉडल लगाएंगे, तो ये वेरिएबल है आपका, तो एक ये वेरिएबल होगा। e कांस्टेंट है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक। 8 आपका फिर कांस्टेंट है ही, साइन आर्ट की वैल्यू होती है नीचे गिवन है 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। n इज वेरिएबल और h फिर से क्या है, कांस्टेंट है। तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, दो वेरिएबल मिल जाएंगे फिर से यहाँ से z स्क्वायर और नीचे क्या मिलेगा आपका n स्क्वायर मिलेगा। सारी वैल्यू आप पुट कर दो अगर, तो एक अच्छा सा रिजल्ट आएगा जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कौन सा एनर्जी मिला, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया हमने। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी ये रहा आपका पीछे वाला जो फार्मूला भी लगाया गया था ना यहाँ पे, ये वाला पोटेंशियल देखो यहाँ पे ये माइनस होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है, और ये जो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल वैल्यू आएगी साइन के साथ वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी फिर बहुत सारी वैल्यू पुट किया गया यहाँ पे, पी इज इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दी गई, ठीक है। फिर जेड ई स्क्वायर और आर की वैल्यू भी पीछे से क्या कर दी गई, पुट कर दी गई। तो पी ई इज इक्वल टू दिस वन, ये आ गया, और ये रहा आपका के इज इक्वल टू। आप ध्यान से देखो तो ये टर्म जो इसमें है m है, जेड स्क्वायर है, ई पावर 4 है, यहाँ भी देखो क्या है, m है, ई की पावर 4 है, जेड स्क्वायर है, बिल्कुल सेम टर्म है ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ भी देखो साइन आर्ट स्क्वायर है, यहाँ भी साइन आर्ट स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर है। मतलब क्या हुआ, ये जितने भी सारी चीज़ें हैं सब सेम है, बशर्ते यहाँ आगे जो आपका कांस्टेंट लगा हुआ है 1/8 है इसमें, और इसमें कितना है 1/4 है। ये नेगेटिव है और ये क्या आपका पॉजिटिव है। तो अगर इस पूरे ही टर्म को मैं के से या किसी ए से रिप्रेजेंट कर दूं तो इन दोनों में एक रिलेशन मिल सकता है आपको, और वो रिलेशन ये रहा, देखो यार वी कैन ऑब्टेन वन मोर रिलेशन। इन दोनों को देख के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में देखो रिलेशन क्या आ गया कि ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों को ध्यान से देखो आप, इन दोनों को, तो इनमें यही खासियत है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा और 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा। तो वैसा काम किया गया यहाँ पे, और फिर इस माइनस पी को मैं इस तरफ ले गया, तो देखो टू काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर हमें फिर टोटल निकालना तो टोटल एनर्जी को हमने ई एन से डिनोट किया। एन मीन्स अगर वो nth सेल में रोटेट कर रहा हो तो कितनी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगा और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को आप ऐड कर लो, ठीक है। तो दोनों को अगर हम ऐड करें, अगर दोनों को ऐड किया जाता है तो बनेगा आपका ई टोटल, यहाँ पे देखो ई टोटल साइन के साथ, तो फाइनली ये कॉमन आया 1/2, यहाँ पे -1। देखो कैलकुलेट खुद से करना, इसे अच्छे से डिराइव करना देख के, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपके थ्योरी पार्ट में। तो यहाँ से ये घटेगा फिर माइनस टाइम्स आएगा, तो यह रहा आपका ई एन इक्वल टू -1/8 एम ई पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई साइन आर्ट स्क्वायर एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। सारे कांस्टेंट की वैल्यू जब आप पुट करते हो तो ये आता है ई एन इज इक्वल टू 2.-2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, ये जूल में है, ठीक है। और ई एन इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कुछ समझ में आया क्या हुआ, चलो कुछ नहीं समझ में आया, डेरिवेशन देख लेते हैं हम लोग। डेरिवेशन देख लिए आप लोग, अच्छे से इसे डिराइव करना, ठीक है, फिर से डिराइव करना इन सारी चीज़ों को। और अब इसका पूरा मतलब क्या है मैं वो समझा देता हूँ। देखो जो भी एनर्जी के लिए कैलकुलेशन हुआ, ये मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो रोटेट कर रहा है इसमें, तो इस सेल में वो जब तक रोटेट करेगा एक कांस्टेंट एनर्जी इसके पास बनी रहेगी, क्योंकि ये लाइट इमिट तो करेगा नहीं और ना ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक कि इसमें वो रोटेट करता रहेगा, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी होगी, और उसी एनर्जी का नाम हमने क्या रख दिया, E1। फर्स्ट सेल में है तो इसका क्या नाम रख दिया गया, E1, ठीक है। अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है -2.18 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। एक मिनट देखने दो जरा, हाँ, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू 10⁻⁻18 जूल, ठीक है।
आपको बस ये चीज़ याद करना है और कुछ नहीं, सिर्फ ये वैल्यू याद करना है। आपको डायरेक्ट देख कहेगा कि आप एनर्जी बताओ या वेवलेंथ बताओ या फ्रीक्वेंसी बताओ, कैसे कि यहाँ से कोई चीज़ जंप करके यहाँ पे पहुँच रहा है तो वो जो भी फोटोन इमिट करेगा उसका वेवलेंथ बता दो, उसकी फ्रीक्वेंसी बता दो। समझ में आई बात? तो हमें क्या करना होगा, हमें हर सेल में उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करना होगा। हम E1 यहाँ से निकाल लिए पहले में से, ठीक है, फिर दूसरा यहाँ से E2 कैलकुलेट कर लेंगे जब n की वैल्यू हम यहाँ 2 पुट करेंगे तब, ठीक है। तो वो इस वाले में भी मिल जाएगा। अगर मैं इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को घटा दूँ तो जो डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक आने का वो हमें मिल जाएगा। और जो डिफरेंस क्रिएट होता है वही डिफरेंस तो है जो बाहर निकल जाता है यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। समझ में आई बात? तो हमें एनर्जी मिल जाएगी और जैसे ही डेल्टा ई यहाँ से मिल जाता है हमें इन दोनों के डिफरेंस से, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसे एच न्यू के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फोटान की एनर्जी है। तो मान लेते हैं एक फोटान एच न्यू यहाँ से निकला, एच हमें पता है, न्यू फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी एनर्जी पे, क्लियर होगी बात। लैम्डा निकल जाएगा यहाँ से, एच सी बाई लैम्डा होता है डेल्टा ई। तो समझ में आई बात? तो ये था आपका, आपको याद क्या करना है, सिर्फ ये कि E1 में है, ये जनरल वैल्यू याद रखना कि -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। देखो -2.18 इंटू 10 की पावर 18 को कुछ बुक्स में जो है -2.18 इंटू 10 की पावर -18 को रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जाना गया है, रिडबर्ग। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा है, हर जगह पे नहीं। बाकी जगह पे इसकी दो वैल्यू है, ठीक है। एक 1/λ हम लोग निकालेंगे जिसे आप बेब नंबर के नाम से पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। तो वहाँ पे क्या होगा, वो रिडबर्ग कांस्टेंट अलग है और यहाँ पे इस तरह से जो नाम दे रखा है वो कुछ अलग है। तो आप कुछ नहीं करना, ये सब भूल जाओ, रिडबर्ग क्या है, बस ये एग्जैक्ट वैल्यू ही आप याद रखो। या इसको और अच्छा से करने के लिए देखो, क्योंकि ये जूल में आता है, जूल से सिर्फ काम बनेगा नहीं हमारा। कितना आया है देखो, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर जूल, ठीक है। ये जूल के बजाय जो अधिकतर यूनिट इस चैप्टर में यूज होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी की यूनिट है। हम लोग एनर्जी, बहुत छोटी एनर्जी अगर हो तो उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। समझ में आई बात? बहुत छोटी एनर्जी को, कितनी छोटी, इतनी छोटी जितना कि चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये इतना कूलाम चार्ज होता है। लेकिन अगर इतना ही क्या, जूल, जूल बोल दिया गया कूलाम की जगह पे। समझ में आई बात? कि अगर इतना जूल एनर्जी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अच्छे से देख लो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, कितनी छोटी वैल्यू है ये, देखो जरा, -19 है ना, बहुत छोटी वैल्यू है। और इस छोटी सी ही वैल्यू को हम लोग क्या जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन इसलिए यूज़ कर लिया क्योंकि ये चार्ज जैसा दिख रहा था, चार्ज की इक्वल था, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू दिस वन। तो अगर हम इसे जूल को अगर यहीं पे मैं क्या करता हूँ, इसे 10 की पावर -19 बना लूँ और 1.6, ये यहाँ से जूल आप कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से। जैसे ये जूल में है तो इसमें हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1.6 बना लेते हैं इंटू 10 की पावर -19 जूल बना लेते हैं पहले। तो ये इतना इस बीच में बना लो, दो 10 की पावर -18 है, 10 की पावर -19 अगर हमें बनाना हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए इसे 21 कर लो, 21.8, 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तब ये हुआ। तो 10 से आप डिवाइड भी करोगे तो डिवाइड जो किए वो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -19 बन गया, देखा ना, बन गया। अब अगर हम 1.6 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 1.6 से हमें क्या करना चाहिए, डिवाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे जूल तो लगा हुआ है पहले से ही। अब देखो यहाँ से मैंने 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और ये जूल को एक साथ लेके क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया इसकी जगह पे। बाकी जो बचा वो अपना काम हो गया। तो कितना बचा देखो, तो बचा ये कितना था, 2.21.8 डिवाइड बाई 1.6, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ये आपकी बार किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इसकी वैल्यू भी आप याद रख लो, इसका वैल्यू जो आता है वो आता है -13.6, दोनों में मैंने दे रखा देखो, -13.6। इसमें ये रहा आपका जो जूल में आया, ये -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर किस में आया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्योंकि ये बहुत छोटी एनर्जी, फोटान की एनर्जी, एक छोटा सा फोटान है, एक पार्टिकल लाइट का, ऐसा माना गया है, उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है। तो उसको हम लोग किस में मेजर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
क्लियर बात। तो एसआई यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ध्यान रखना। एसआई को आप लेके चलो, एसआई को हमेशा ही याद रखो ताकि गलती ना हो कोई, ठीक है। और ये सब तो उसके डेराइव्ड हो जाते हैं, बस इसका मतलब आपको समझ में आया कि कैसे करना है हमें। तो यहाँ से एनर्जी का पूरा ये ख़त्म हुआ हमारा, ठीक है। और ये जो आइडिया था कन्वर्ट करने, ये जंपिंग के लिए, तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को बात कि हम लोग क्या करेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ एनर्जी मैंने इसको दिया, इसको, तो ये जंप करेगा ऊपर वाले में, एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, जंप करेगा ऊपर वाले में। और हमें बता दिया कि यहाँ इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी कितनी है, या किस एटम के लिए है वो बता दिया। तो हम आसानी से इस लेवल की एनर्जी और इस लेवल की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन दोनों में डिफरेंस निकाल सकते हैं कि यहाँ तक, यहाँ ये वाला माइनस ये करोगे तो क्या आएगा, ये जितना डाले आप यहाँ से वही तो आएगा। और वो क्या हो जाएगा आपका एच न्यू के बराबर, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो आप चाहे एब्जॉर्ब कराओ चाहे वो इमिट करे, दोनों ही केस में हम वेव लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में बात, हम वेव लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, इमिटेड फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में बात, कोई भी चीज़ कितना डिफरेंस होगा, कितना वो एब्जॉर्ब करेगा, कितना वो रिलीज करेगा, ये सारे कैलकुलेशन आप यहाँ से एनर्जी के कर सकते हो। अगर ये समझ में आ गया हो तो जंपिंग समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ से इसको में से ये घटा दोगे आप, डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड हो गई ये सारी चीज़ें। तो बोर मॉडल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। बोर्स मॉडल अब तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो भी हमने अब तक पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उनमें बोर मॉडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पूरा हम लोगों ने लास्ट में देखा, डेरिवेशन भी किया गया इन सब का, ठीक है। तो और इन सब के रिजल्ट आप याद रखोगे, जो भी रिजल्ट आए हैं उनकी यूनिट्स याद रखोगे और रिजल्ट याद रखोगे। और फिर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू करो, मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आप एक तरफ से अटैम्प्ट करो इसके, ठीक है, बोर तक के। अब बाकी नेक्स्ट आपका नोट्स मिलेगा, ठीक है, फिर उसका वीडियो